बच्चों कक्षा 11 भारत भौतिक पर्यावरण, इस बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जलवायु। बच्चों जलवायु का हमने विस्तार से अध्ययन किया और अब आज हम इसके आखिरी भाग जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मानसून का भारत का आर्थिक जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, साथ ही वैश्वीय तापन और लालिनो अल्निनो जैसी चीज़ों का हम आज यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आज का जो भाग है वो हमारे चौथे चैप्टर का अंतिम भाग के रूप में कार्य करेंगे। इसके पश्चात हम अगले भाग में अगली क्लास में अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाइए मानसून और भारत के आर्थिक जीवन में संबंध को देखने के लिए। तो मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, बच्चों मुख्य बात क्या है कि जो मानसून है, मानसून भारत में कृषि का जुआ कहा जाता है। कृषि के जुए के रूप में मानसून के शब्द का प्रयोग यहाँ पर करते हैं और यह क्यों कहा जाता है इसके बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि मानसून की अनिश्चितता, हमने देखा था बच्चों ये चैप्टर पढ़ते समय भी कि मानसून की अनिश्चितता और वितरण संबंधी जो अनियमितता है वहाँ पर उसके कारण से जहाँ पर जिस समय पर यदि मानसून अच्छा आ गया, ठीक आ गया तो कृषि अच्छी हो जाती है, नहीं तो कृषि में समस्या पैदा हो जाती है। साथ ही बच्चों यह भी देखने को मिलता है कि वितरण, मानसून के जो अर्थात वर्षा का जो वितरण देखने को मिलता है वो मानसून पर ही प्रभावित होता है। भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है बच्चों वो मानसून से होती है और यह एक साल के निश्चित समय में ही होता है। 3 या 4 महीने का जो समय अंतराल है उसी समय पर यह मानसून आता है। इसलिए इस पर्टिकुलर समय में यदि बरसात नहीं आई, यदि अच्छा मानसून नहीं आया तो सूखे पड़ने जैसी समस्या भी हो सकती है। साथ ही यदि अतिवृष्टि जैसी समस्या आ गई तो बाढ़ जैसी समस्या भी देखी जाती है। तो यहाँ विभिन्न कारणों से मानसून का भारत से आर्थिक जीवन से संबंध पाया जाता है। तो मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। जो खेती है बच्चों, खेती है वो यदि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो वहां तो पूरी तरीके से मानसून पर ही निर्भर होगी। लेकिन यदि सिंचाई की व्यवस्था वाले क्षेत्र भी होंगे तो उनके क्षेत्र भी चाहे सिंचाई की व्यवस्था कुएं से करे, नलकूप से करे, तालाब से करे या किसी अन्य क्षेत्र से करे, उनमें जल की जो मात्रा होगी वो भी मानसून से ही प्राप्त होगी। तो इसलिए पूरी तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मानसून पर ही टिकी हुई होती है। हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में वर्ष भर यथेष्ट गर्मी रहती है, उचित मात्रा में गर्मी भारत में रहती है, ठीक है, जिससे सारा साल खेती की जा सकती है, पूरे वर्ष भर हमारे यहाँ पर खेती की जा सकती है। लेकिन जल की उपलब्धता भी होना आवश्यक है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय भिन्नता नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है और मानसून की जो अलग अलग प्रकार की जो भिन्नता पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, जहां 10 सेंटीमीटर से लेकर के 1100 सेंटीमीटर तक की वर्षा भारत में पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार, प्रादेशिक भिन्नता के अनुसार। तो उसके अनुसार ही यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की फसलों का जो प्रतिरूप देखने को मिलता है वो भी इसी के कारण से देखने को मिलता है। अगला है बच्चों वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। यदि अधिक वर्षा आ गई तो बाढ़ का कारण बनेगी, कम वर्षा आई तो सूखे का कारण भी बनेगी, जो कि क्या है समस्याग्रस्त कार्य होगा। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरण होने पर निर्भर करती है। सही समय पर आना है और पर्याप्त वर्षा का आना है, दोनों चीजें होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि लेट आई तो भी समस्या है, जल्दी आई तो भी समस्या है, जल्दी चले गई, उसका मानसून का निवर्तन जल्दी हो गया तो भी समस्या होगी और मानसून का निवर्तन लेट होगा बच्चों तो भी समस्या होगी। तो उचित समय पर आना, समय की जो आना है वो उचित समय पर है और जो कितनी आती है उसका जो वितरण है वो भी सही पर होना चाहिए। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है, ठीक है। जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है वहां पर इसकी समस्या पैदा हो सकती है। और यदि बच्चों सिंचाई के साधन है भी तो भी उनमें जल की पूर्ति के लिए मानसून का या वर्षा का होना अति आवश्यक हो जाता है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। यह भी आर्थिक समस्या, अर्थव्यवस्था को जो हमारी मृदा है, जो उपजाऊ मृदा का बच्चों यहाँ पर
अपर्दन की जो समस्या देखने को मिलती है उपजाऊ मृदा की, वो भी एक समस्या यहाँ पर पैदा कर सकती है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। मैंने बताया था बच्चों कि जो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है, शीतकालीन जो वर्षा होती है, वो रबी की फसल के लिए अमृत के समान है, जिस विशेष रूप से गेहूं की फसल के लिए। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र, आवासों की विविधता में उजागर होती है। क्योंकि बच्चों अलग अलग जो संस्कृति पैदा होती है हमारे यहाँ, विभिन्न प्रकार के कल्चर जो है, संस्कृति है, वो किस आधार पर है? वहाँ के जलवायु के आधार पर। और बच्चों ये जो संस्कृति, अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्रों में संस्कृति होती है एक दूसरे से विभिन्न प्रकार की, वो मुख्यतया भूगोल पर आधारित होती है। तो और भूगोल जो होता है यहाँ पर यदि हम बात करें तो उनकी जलवायु किस प्रकार की है, यह भी देखने वाली बात है। तो जलवायु की भिन्नता ही उनके कल्चर में भिन्नता पैदा करती है, और इसी के आधार पर उनके भोजन, वस्त्र और आवास किस प्रकार के हैं, इनमें भी विविधता देखी जाती है बच्चों। अब यहाँ पर हमारा अगला है भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन से क्या अर्थ है बच्चों, और इसके क्या प्रभाव है, ये देखने वाली बात है। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी जलवायु में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है बच्चों, ये देखने वाली बात है कि जलवायु और मौसम, ये दो प्रकार के तत्व हमने जानते हैं। मौसम और जलवायु। लेकिन बच्चों मौसम में यदि कोई परिवर्तन आता है तो चिंताजनक बात नहीं है। अचानक से बरसात आ जाना, ठीक है, या अचानक से गर्मी पड़ना, ये एक ही दिन में होने वाली घटना है। मौसम में परिवर्तन है, सामान्य सी बात है। लेकिन जलवायु स्थानिक कारक होता है, एक स्थान विशेष को बतलाता है कि इस स्थान की इस प्रकार की जलवायु होगी। जैसा कि हमने कोपेन में पढ़ा था, या दूसरे प्रकार की जो चीज़ों में भी, या दूसरी पुस्तक में भी हमने पढ़ा कि इस स्थान की जलवायु ये है, या इस प्रकार की जलवायु इस स्थान में पाई जाएगी। तो स्थान को बताती है जलवायु। लेकिन यदि बच्चों जलवायु में परिवर्तन हो गया तो बड़ी समस्या का कारण हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये देखने को मिल रहा है जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उसके बाद लगातार रूप से पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन है। अब परिवर्तन तो बच्चों होता है, तो प्रकृति का नियम है। प्राकृतिक रूप से यदि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है तो यह ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। प्रकृति अपने आप में उसमें परिवर्तन कर सकती है और उसका रखरखाव कर सकती है। लेकिन मानव के द्वारा यदि इसमें कोई छेड़खानी की गई इस परिवर्तन में तो बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। और हाल ही में यह चीज़ें भी देखने को मिली है कि मानव के द्वारा एक इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है जिससे कि भूमंडलीय तापन की भी पाया जा रहा है। अर्थात हमारी पृथ्वी अपेक्षाकृत गर्म हो रही है। चित्र में देख रहे हैं हम कि हमारी पृथ्वी इस प्रकार की है, नीले ग्रह के रूप में हमारी पृथ्वी मौजूद है। लेकिन इसके तापमान में लगातार रूप से वृद्धि हो रही है, और तापमान में वृद्धि होने के कारण पूरे विश्व की जो जलवायु है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसमें प्राकृतिक रूप से अर्थात प्रकृति ने तो अपना योगदान देती ही है, लेकिन सर्वाधिक जो विनाशकारी जो कार्य है वो मानव के द्वारा किए जाते हैं। तो भूमंडलीय तापन जो कि मानव के द्वारा किया जा रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भूतकाल में जलवायु में भी भूमंडलीय स्थानिक स्तर पर परिवर्तन हुए हैं, पहले भी हुए हैं। जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है बच्चों तब से जलवायु में परिवर्तन होते आए हैं। और जलवायु में परिवर्तन के कारण ही हम जानते हैं बच्चों कि विभिन्न जीव जंतुओं की जो प्रजातियां है वो नष्ट हुई है या नई प्रजातियों का जन्म हुआ है। दूसरी पुस्तक में हमने इसके बारे में जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ा, ठीक है बच्चों। अब हमें ये देखना है कि जो जलवायु में परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से यदि सदियों से, हजारों करोड़ों वर्षों से परिवर्तन हो रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, प्रकृति अपने कार्य कर रही है। लेकिन मानव के द्वारा यदि उसमें कोई छेड़खानी की जा रही है, कोई समस्या पैदा की जा रही है, उसका प्रकृति के पास कोई तोड़ नहीं होगा। जलवायु में परिवर्तन आज भी हो रहे हैं, किंतु ये परिवर्तन अगोचर है। अनेक भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि एक समय पृथ्वी के विशाल भाग बर्फ से ढके थे। हिमयुगों का आना और हिमयुगों का जाना यह है हम देख चुके हैं। हम जानते हैं कि हिमयुग एक समय पर आते हैं। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के हिमयुगों का आगमन हो चुका है, लेकिन उसके साथ ही हिमयुगों का आना और जाना एक लगातार सतत प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से भूमंडलीय तापन देखने को मिल रहा है, ये पृथ्वी गर्म होती जा रही है, वो एक चिंता का विषय है। प्राकृतिक कारकों के अतिरिक्त
भूमंडलीय तापन के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, मैंने बताया था बच्चों प्राकृतिक कारण तो है ही, लेकिन इसके अलावा यदि औद्योगिकरण, वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसों की वृद्धि जैसी मानवीय क्रियाएं भी महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। वनों का विनाश होना, औद्योगिकरण, नगरीकरण, अंधाधुंध तरीके से हम प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त कर रहे हैं, यह सब क्या है, यह भी भूमंडलीय तापन को या फिर यूं कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन को प्रेरित कर रहा है। बच्चों हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पृथ्वी को गर्म करना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, पृथ्वी लगातार रूप से गर्म हो रही है अपने एवरेज टेम्परेचर से। जो एवरेज टेम्परेचर है बच्चों, उससे पृथ्वी लगातार रूप से गर्म हो रही है, और यही से यदि होता रहा तो बड़ी समस्या यहां पर पैदा हो सकती है। विश्व के तापमान में काफी वृद्धि हो रही है। मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि चिंता की मुख्य कारण है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, CO2 जिसे हम कहते हैं, CO2 की जो वृद्धि हो रही है, यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही है। कुछ अन्य गैसें जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान है। और ये जो गैसें हैं बच्चों, CO2, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये किस प्रकार की गैसें हैं? ये बच्चों ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब ग्रीन हाउस गैसें क्या होता है, ग्रीन हाउस का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो बच्चों हम ये एक ग्रीन हाउस क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। हरित ग्रह, हरित ग्रह, हरित ग्रह से क्या तात्पर्य है इसके बारे में देखते हैं बच्चों की। हरित ग्रह विशेष रूप से जो ठंडे प्रदेश हैं वहां पर इस प्रकार के हरित ग्रह पाए जाते हैं। अब इसमें विशेषता क्या होती है बच्चों कि जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं वो पृथ्वी पर तक आती है लघु तरंगों के रूप में, लेकिन पृथ्वी से टकरा करके जब वापस जाती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में विद्यमान होती है। अब बच्चों आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि पृथ्वी का जो वायुमंडल गर्म होता है ये सूर्य से आने वाली लघु तरंगों से नहीं होता, बल्कि पृथ्वी से टकरा करके जो दीर्घ तरंगे होती है उन्हीं से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यह एक कांच का बना हुआ एक घर होता है, अर्थात पारदर्शी घर होता है, और पारदर्शी घर के अंदर सूर्य से आने वाली किरणें तो आ जाती है, लेकिन टकरा करके जो वापस जाती है वो बाहर नहीं निकल पाती, और इस घर का तापमान अपेक्षाकृत बढ़ जाता है, जिससे इस घर के अंदर जो उगाए जाने वाली सब्जियां है, ठीक है, जो फल फ्रूट है, सब्जियां है आदि पौधे में वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ का तापमान जो इन क्षेत्रों, जो ठंडे क्षेत्रों का तापमान क्या है, कम है। कम पाए जाने के कारण इन क्षेत्रों का तापमान कम पाया जाता है, इस वजह से यहाँ तापमान में, इन घरों में तापमान में वृद्धि होती है, जिससे इन पौधों की वृद्धि आसानी से हो सके। इसी प्रकार से बच्चों पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो भी इस प्रकार के घर का कार्य करता है, और यहाँ पर जो पृथ्वी के जो वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं जिसे हमने हरित ग्रह गैसें कही, इन गैसों का कार्य क्या है? इन गैसों का कार्य है कि पृथ्वी से टकरा करके जो दीर्घ तरंगे जा रही है, जो पृथ्वी से टकरा करके बच्चों जो दीर्घ तरंगे जा रही है, उन दीर्घ तरंगों को अपने में समाहित करना। जैसे कि बच्चों ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है और इसका ये वायुमंडल है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और इसका वायुमंडल है। सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, लघु तरंगों की, और इससे वायुमंडल गर्म नहीं होता, लेकिन इससे टकरा करके जो किरणें जाती है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। और यहाँ उपस्थित विभिन्न जो गैसें हैं जिनको हमने हरित ग्रह गैसें कहा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड आदि जो गैसें हैं वो इन दीर्घ तरंगों को अपने में समाहित कर लेती है, जिससे कि पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान में वृद्धि हो जाती है। यदि इन गैसों की संख्या में वृद्धि होगी, यदि इन गैसों के सांद्रता में वृद्धि होगी तो पृथ्वी का तापमान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और यदि ये गैसें कम होगी तो पृथ्वी का तापमान भी कम हो जाएगा। सीधी सी बात है बच्चों। तो वर्तमान में देखा जा रहा है कि इस प्रकार की हरित ग्रह जो गैसें हैं ये बढ़ती जा रही है, लगातार रूप से बढ़ती जा रही है, और इसके बढ़ने में मानव का प्रमुख योगदान होता जा रहा है, ठीक है, और इसलिए यह समस्या का भी कारण बनता जा रहा है। तो इन्हें तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हरित ग्रह गैसें कहते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 4 गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरीके से अवशोषण कर लेती है, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो ये जो 4-5 जो गैसें हैं बच्चों, जिन्हें हरित गृह गैसें कहा हमने, इनकी सांद्रता लगातार रूप से बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगातार रूप से बढ़ती जा रही है वायुमंडल में। इस वजह से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता हुआ जा रहा है, ये देखने को हमें मिल रहा है। विगत 150 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। और ये बच्चों, यदि 2 डिग्री, केवल 2 डिग्री सेल्सियस की यदि वृद्धि हो गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तटीय क्षेत्रों में जलमग्न हो जाएंगे। जो बर्फ के जो क्षेत्र हैं, अर्थात हिम जो क्षेत्र हैं, वो पिघल जाएंगे, समुद्र स्तर बढ़ जाएगा और बहुत सारी समस्या, खाद्यान्नों की समस्या पैदा हो सकती है, रहने की समस्या, आवासों की समस्या पैदा हो सकती है। लाखों करोड़ों लोग मौत के काल में जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलेगी यदि 2 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ गया। इसलिए विश्व जगत ने इस पर चिंतन करना प्रारंभ कर दिया है बच्चों। 1992 में बच्चों ब्राजील के रियो द जेनेरियो में इस पर एक अर्थ समिट हुआ था और इस पर कार्य किया गया था कि किस प्रकार से इन गैसों को या पृथ्वी के तापन को कम किया जाए। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी होंगे। इनमें से एक है गर्मी के कारण हिमानियों और समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र तल का ऊंचा उठना। जो हिमानी है या फिर जो बर्फ, समुद्री बर्फ है, वो यदि पिघल जाएंगी, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो वो बर्फ पिघल जाएगी बच्चों, और पिघलने के बाद समुद्री जल स्तर का ऊंचा हो जाएगा और तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको रहने की, आवासों की समस्या पैदा हो सकती है। और बच्चों, ये भी देखने वाली बात है कि विश्व में सर्वाधिक जो मात्रा में मनुष्य रहते हैं वो तटीय क्षेत्रों में ही रहते हैं। प्रचलित पूर्वानुमानों के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, 48 सेंटीमीटर यह ऊंचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। और जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां सूखे पड़ेंगे, जहां पर कम होती है वहां बाढ़ आ जाएगी। अर्थात पूरी विश्व की जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसी कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएगी। साथ ही वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएगी, जिसके कारण कुछ भाग अधिक जल सिक्त या वेट और कुछ शुष्क हो जाएंगे। जहां पर कम वर्षा होती है वहां बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, जहां पर ज़्यादा वर्षा होती है वहां पर कम होगी। और इस तरीके से जलवायु जो क्षेत्र है वो भारी मात्रा में परिवर्तन हो सकते हैं। कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे, जनसंख्या और पारितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। बच्चों, हम ये जानते हैं कि जो खाद्यान्नों का उत्पादन है वो भी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकता है। गेहूं उत्पादन के लिए तापमान कम होना आवश्यक है। यदि तापमान में वृद्धि होगी तो गेहूं की पैदावार भी कम हो सकती है। यदि आज का समुद्र तल 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। न केवल भारत पर बच्चों, बल्कि पूरे विश्व पर इसका बहुत ज्यादा विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे हरित गृह जो गैसें हैं उनका निष्कर्षण कम हो। ठीक है। इसके बाद है बच्चों अल नीनो और भारतीय मानसून। तो भारतीय मानसून का अल नीनो पर किस प्रकार से प्रभाव है, इसको हम यहां पर देखेंगे। जो अल नीनो है बच्चों, वो किस प्रकार से कार्य करता है और उसका पूरी पृथ्वी के एक जलवायु तंत्र पर किस प्रकार से इफेक्ट होता है, उसका यहां पर हम देखेंगे। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इस प्रकार संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। तो इस प्रकार से अल नीनो के कारण लगातार रूप से समस्याएं पैदा हो रही है। और ये क्या चीज है और इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है, आइए बच्चों हम देखते हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारतीय समेत अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। तो यह अल नीनो क्या है, एक पूर्वी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पास में एक पेरू तट पर ठंडी जलधारा है। ठीक है, उसके कारण यह पूरा तंत्र विकसित होता है और इससे पूरी पृथ्वी का जो मौसमी तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो साथ ही हमारा जो भारतीय मानसून है वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है।
अल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। अब बच्चों इसको हम चित्र के द्वारा समझेंगे कि इसके कौन कौन से परिणाम है। मुख्यतः यदि हम बात करें तो जो हम्बोल्ट धारा, ये पेरुवियन जो धारा है, यह गर्म धारा के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती है। अर्थात पहले ये ठंडी धारा थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये गर्म धारा हो जाती है। अब उसमें देखा जाता है कि सन स्पॉट यहां पर मुख्य रूप से प्रभावकारी है। सन स्पॉट अर्थात सूर्य कलंक, जो कलंक है, सूर्य से आने वाले जो कलंक अर्थात सन स्पॉट जो होते हैं, जो कभी कभार उत्पन्न होते हैं सूर्य पर, और उनके प्रभाव के कारण यहां पर हम्बोल्ट धारा का तापमान बढ़ जाता है। और हम्बोल्ट धारा का यदि तापमान बढ़ जाता है तो उससे आने वाले आगे के जो प्रभाव है वो भी देखे जाते हैं, और जिससे कि यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान बढ़ जाता है। जैसे कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति देखी जाती है। जो पहले की जो चीजें परिसंचरण जो चल रहा है उसमें विकृति देखी जाती है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता देखी जाती है। प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या तक घट जाती है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी समस्या या विनाशकारी चीजें देखने को मिलती है। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा, क्योंकि बच्चों यह लगभग क्रिसमस के आसपास आता है। 25 दिसंबर के आसपास इसकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिए अल नीनो का जो शाब्दिक अर्थ है वो बालक ईसा के रूप में हम मानते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति 25 दिसंबर के आसपास होती है। क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है, और पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में, अर्थात हम जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में गर्मी होती है, और इस वजह से वहां पर यह जो ठंडी धारा जो होनी चाहिए थी, यह गर्म धारा के रूप में बनती है। यहां पर चित्र के द्वारा हम समझेंगे बच्चों कि यह दक्षिण अमेरिकी जो क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका के पास में यहां ठंडी धारा, ये पेरुवन जो धारा होती है, ये ठंडी धारा होती है। अमूमन आमतौर पर साधारण रूप से ठंडी धारा होती है, और ठंडी धारा के रूप में जब प्रचलित पवने इस यहाँ का जो जल है, यहाँ के जल को इधर की साइड लाता है, ठीक है, पश्चिम की ओर ले जाता है। अब पश्चिम की ओर जब ले जाते हैं बच्चों, तो यहां पर नीचे से पानी निकलता है, शीत जल का उद्वेलन होता है, जिससे कि ठंडा पानी इस क्षेत्र में रहता है। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास में जब जल यहां पर आता है तो तापमान में भी वृद्धि करता है, और क्या इसके जो समुद्र का जो जल स्तर है वो भी काफी ऊंचा रहता है, और ये एक ढलान नुमा स्थिति में पाया जाता है। ढलान, इसका ऊपर और इसका नीचे एक ढलान पाई जाती है। और यहां पर गर्म ज्यादा है, क्योंकि यहां से पूरा जल यहां पर आ रहा है, और यहां पर गर्म पानी रहेगा। गर्म पानी जब रहेगा तो गर्मी होगी, तापमान में वृद्धि देखी जाती है, और तापमान में जब वृद्धि होगी तो दाब कैसा रहेगा, निम्न होगा। निम्न दाब यहां पर देखा जाएगा, और निम्न दाब जब यहां पर देखा जाएगा बच्चों, तो यहां से ऊपर की ओर क्या होगी, जहां जिन स्थानों पर निम्न दाब होता है उन स्थानों पर ऊपर की ओर वायु उठती है, ठीक है, ऊपर की ओर वायु उठती है। और ऊपर की ओर जब वायु उठेगी बच्चों, ऊपर की ओर जब वायु उठेगी तो ऊपरी परिसंचरण गति करेगा, और यह ऊपरी परिसंचरण मानसून को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। मानसून यहां का एक हिस्सा उठ करके मानसून पर जाकर के गिरता है, और वो मानसून को आगे बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करता है। लेकिन ये सामान्य अवस्था है, ठीक है बच्चों। लेकिन यदि यहां पर ये ठंडा ना होकर के यदि गर्म धारा उत्पन्न हुई, यहां पर किसी भी कारण से यहां पर गर्म धारा उत्पन्न हुई, तो क्या होगा, यहां पर निम्न दाब विकसित नहीं होगा। निम्न दाब यदि विकसित नहीं होगा तो अपेक्षाकृत उच्च दाब विकसित होगा, और यह जो आगे बढ़ाने का कार्य कर रही थी मानसून को, तो वहां पर या तो उसको रोक देगा, उसकी दिशा बदल देगा, या उसको हल्का कर देगा, उसकी गति जो है उसको हल्का कर देगा। यही कारण है कि जो ला नीनो अल नीनो का जो प्रभाव है, विशेष रूप से अल नीनो का इस जो समय को क्या बोलते हैं बच्चों, जब ये पानी ठंडा ना होकर के गर्म हो जाता है, पूरे मौसमी तंत्र को, पूरे पृथ्वी के तंत्र को यह प्रभावित करता है, और इसे क्या कहते हैं, अल नीनो प्रभाव कहते हैं। और इसके विपरीत यदि अवस्था हो जाए, अर्थात ये और ज्यादा ठंडा हो जाए या यहां पर और ज्यादा निम्न दाब हो जाए, तो यह मानसूनी हवाओं को और ज्यादा रूप से तेज गति से भेजता है, और
इसके वजह से और ज़्यादा वर्षा यहाँ पर भारत में देखी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ला नीलो। ठीक है, तो ला नीलो अल नीलो का जो प्रभाव है यह भी मानसून को प्रभावित करता है, और इस तरीके से ना केवल मानसून को बल्कि पूरी पृथ्वी के सिस्टम को भी ला नीलो अल नीलो प्रभावित करते हैं। लेकिन बच्चों ये आमतौर पर कब आते हैं, इसके क्या कारण है, इस पर और ज़्यादा रिसर्च चल रही है। कुछ वैज्ञानिक इसके मामले में ऐसा कहते हैं कि यह सन स्पॉट अर्थात सूर्य कलंक से आता है। कुछ वैज्ञानिक इसके दूसरे प्रकार के प्रभाव बताते हैं। कुछ बताते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ पर धीरे धीरे तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, और ये पूरी पृथ्वी पर ही तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। और कुछ वैज्ञानिक इस प्रकार से बताते हैं कि जिस तरीके से हिमकाल या हिमयुगों का आना होता है, उसी प्रकार से हिमयुगों का जाना होता है, और वर्तमान समय हिमयुगों के जाने वाला समय है। आदि अनेक वैज्ञानिकों के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग किया जा सकता है। कि मानसून किस प्रकार का आएगा, इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। सन 1990-91 में अल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। तो अल नीनो का आना यह एक बड़ी समस्या का कारण भी हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत ला नीनो का आना यह फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इन दोनों के कारण से ही एक बड़ा विशाल जो जलवायु जो क्षेत्र है, जो मौसमी जो क्षेत्र है, वो बड़ी समस्या में आ सकता है। जहां पर बच्चों वर्षा होनी चाहिए थी वहां वर्षा नहीं होती, जहां पर वर्षा नहीं होनी चाहिए थी वहां उन रेगिस्तानों में वर्षा पाई जाती है। इस प्रकार से पूरा तंत्र यहां पर समस्याग्रस्त हो सकता है। आज की क्लास में बच्चों हमने इस प्रकार से ला नीनो अल नीनो, मानसून का आर्थिक प्रभाव आदि चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। इस प्रकार से हमारे चैप्टर समाप्त होता है। अगली क्लास में इस चैप्टर के हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों।